हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ 12th ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। 12th ओसीएम के सिलेबस में हमने सबसे पहला चैप्टर कंप्लीट किया है, जिसका सिखाने वाला पार्ट, उसके सारे कंसेप्ट, सारी चीजें हमारी अब तक कंप्लीट हो चुकी है और वो चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और अदर ये इस चैप्टर का आज आखिरी लेक्चर रहने वाला है। लास्ट लेक्चर में बेसिकली हम क्वेश्चन आंसर जो आपको चैप्टर के नीचे दिए हुए या आपके नोट्स में एक्सरसाइज दिया है, ये सॉल्व करना है। याद रखना, ये लेक्चर देखने के पहले ही, मतलब लास्ट लेक्चर होने के बाद ही आपको इमीडिएटली खुद से क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की कोशिश करनी है। नहीं आते हैं या जो भी आपको अगर लगता है तो आज आंसर्स ये सेशन में आपके टेस्ट हो जाएंगे। अगर अभी भी आपने ये क्वेश्चन खुद से ट्राई नहीं किए है तो पहले ट्राई करो, फिर ये लेक्चर कंटिन्यू करो, बेटर रहेगा। बिकॉज गलत हुआ चलेगा, बट खुद से आंसर्स ट्राई करने से आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। लेट्स सी, देखते हैं क्या है आगे। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्वेश्चन आंसर्स हमको देखने हैं। एक्सरसाइज बहुत बड़ा पार्ट नहीं रहेगा डिस्कशन के लिए, बट जो एक चीज जो हम हमेशा कॉन्स्टेंटली, एक कांस्टेंट जो हमेशा हमारे लेक्चर्स में रहा है, और वो है उसका रिवीजन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज बिना रिवीजन के ये पर्टिकुलर पार्ट अच्छे से नहीं हो सकता। बिकॉज अगर हम एज अ कोर्स, एज अ स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये सब चीजें समझना, सीखना, याद करना और बाद में एग्जाम में लिखनी भी है। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए ये रिविजन्स आपके लिए काफी काफी जरूरी रहेंगे, तो उसका ध्यान रखना है। सो चैप्टर 1, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमने अलग अलग क्वेश्चंस देखे। वो सारे क्वेश्चन, सारी चीजें हम वन बाय वन एक बार रिकॉल कर लेंगे फटाफट, और वो होने के बाद फिर मैं एक्सरसाइज पे शिफ्ट करूंगा। तो अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स, मतलब बेसिक गाइडलाइंस होते हैं, दे आर द फंडामेंटल ट्रूथ जो हमें एक सर्टेन डायरेक्शन में लेके जाते हैं, जिससे हमारी चीजें बेटर हो सकती है। और याद रखना, प्रिंसिपल ये कंसेप्ट सिर्फ मैनेजमेंट के लिए नहीं रहता है, हर पॉसिबल सब्जेक्ट में अपने अपने प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके बेसिस पे उनका काम चलता है। तो मैनेजमेंट कौन से बेसिस पे चलेगा, मैनेजर्स कौन से जनरल गाइडलाइंस फॉलो कर सकते हैं जिससे उनके मैनेजमेंट के रिजल्ट बेटर होंगे, वो प्रिंसिपल्स आपको दिए हैं। बहुत सारे ऑथर्स और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर थेरीज दी हुई है, बहुत सारे मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने अपनी अपनी थेरीज पुट की है। हमारे सिलेबस में दो क्लासिकल थेरीज है, हम बोल सकते हैं कि क्लासिक मैनेजमेंट थेरीज है। एक जो हेनरी फ्योल मॉडर्न मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के लिए उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए, और दूसरे फेडरिक विंस्लो टेलर जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए प्रिंसिपल्स दिए। सो लेट्स सी, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने यहां देखा था वो था नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेचर। और इसके लिए हमने मेमोरी टेक्निक देखा था। आई होप अब तक याद हो चुका होगा, बिकॉज फर्स्ट सेकंड लेक्चर से लेके हर लेक्चर में ये मेमोरी टेक्निक रिवाइज हुआ है, हर लेक्चर में पिछला सारा पार्ट हम रिवाइज करते आ रहे हैं। तो प्लीज इसको ध्यान रखना। क्या मेमोरी टेक्निक है इसका, स्क्रीन पे आएगा, बट पहले आपसे आना एक्सपेक्टेड है। क्या है, एफबी इंस्टा जी पे ह्यूमन बिहेवियर का कॉज यूनिवर्सल होता है। सो एफबी इंस्टा जी पे ह्यूमन बिहेवियर का कॉज यूनिवर्सल होता है, ये उसका सबसे पहला मेमोरी टेक्निक है, जिसमें एफ जो है दैट इज फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, बी बिहेवियरल इन नेचर, एफ बी इंस्टा, इंस्टा इज इंटेंजिबल, जी जनरल गाइडलाइंस, पे में जो पहला पी है प्रिंसिपल्स आर डेवलप बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, ई इक्वल इंपॉर्टेंस, सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस इक्वल है। फिर से एक ई आता है दैट इज इवोल्यूशनरी इन नेचर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से वो आगे आगे बढ़ के इवोल्यूशनरी रहेगा। पे ह्यूमन बिहेवियर, सो इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यूनिवर्सल, यूनिवर्सल इन नेचर। सो एफ बी इंस्टा जी पे ह्यूमन बिहेवियर का कॉज यूनिवर्सल होता है। ये आपका पहला क्वेश्चन, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फिर उसके बाद अगला सेकंड क्वेश्चन हमने देखा था सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस हमको देखने हैं। अब ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, वो उसका मेमोरी टेक्निक हमने देखा था, स्क्रीन पे आएगा, बट पहले आपसे आंसर आना एक्सपेक्टेड है। हमें यूजफुल इनसाइट पे हाई स्टैंडर्ड ज्ञान देते हैं, हमें यूजफुल इनसाइट पे हाई स्टैंडर्ड ज्ञान देते हैं, जिसमें एच helps in optimum or efficient utilization of resources, U understanding social responsibility, M motivation to employees, E encourages research and development। तो हमें वाला पार्ट इसी में हो जाता है। यूजफुल इनसाइट, इनसाइट एकेडमी हमेशा यूजफुल, दैट उसका फुल फॉर्म था दैट प्रोवाइड्स यूजफुल इनसाइट टू मैनेजर्स। फिर हाई स्टैंडर्ड में एच जो पार्ट देखा था, एच इज हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। एस आता है साइंटिफिक डिसीजंस के लिए, जो हाई स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड का जो एस लिया है, तो साइंटिफिक डिसीजन ज्ञान देते हैं। तो डीई टीई, डीई इज डेवलप ऑब्जेक्टिव अप्रोच एंड टी टीम वर्क। तो ये जो पूरा पार्ट है
ये है आपका हमें यूजफुल इनसाइट पे हाई स्टैंडर्ड ज्ञान देते हैं। ये पूरा पार्ट हमने डिस्कस किया रिलेटेड टू इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फिर उसके बाद आगे हम बढ़े मैनेजमेंट थ्योरीज में। तो उसमें से जो सबसे पहली थ्योरी थी मैनेजमेंट थ्योरी, वो थे हेनरी फ्योल, जो फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे। स्टेप बाय स्टेप स्टेप अप करते गए, फिर उन्होंने एक पूरी कंपनी भी बचा ली अपने मैनेजरियल स्किल्स के साथ, और अपने पूरे एक्सपीरियंस को उन्होंने एक बुक में कन्वर्ट किया, दैट इज जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, विच वाज पब्लिश्ड इन 1916 इन फ्रेंच। बाद में 1949 में यूएस में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, और वो ऑल ओवर द वर्ल्ड वो बुक फेमस हुआ, और उनके प्रिंसिपल्स हम आज भी पढ़ रहे। 14 अलग अलग मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए, और उनके इस सारे मैनेजमेंट कंट्रीब्यूशन की वजह से हम उनको बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। इस पर्टिकुलर उपाधि के साथ, इस पर्टिकुलर टाइटल के साथ उनको जाना जाता है। सी, तो हेनरी फ्योल का ये पार्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव और मॉडर्न मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए। बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन 1916 में पब्लिश हुई, यूएस में ट्रांसलेट हुई 1949 में। फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट हम उनको बोलते हैं, और उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। अब ये 14 प्रिंसिपल्स को भी याद रखने के लिए हमने एक अच्छा सा मेमोरी टेक्निक देखा हुआ था, अगर आपको याद है, होना चाहिए अब तक। तो सिंपल सा मेमोरी टेक्निक था। क्या था मेमोरी टेक्निक? दादूस यूसी रोजी इनिशिएटिव। दादूस यूसी रोजी इनिशिएटिव, ये उसका मेमोरी टेक्निक था। तो उसमें से जो डी पार्ट है, एक एक वन बाय वन देखेंगे। तो डी इज डिवीजन ऑफ वर्क, ए ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और याद रखना, इन सारे प्रिंसिपल्स के अंदर हमने थोड़े छोटे छोटे कीवर्ड्स भी देखे हैं, जैसे डिवीजन ऑफ, पहला अगर फिर से मैं शुरू करता हूं, डी इज डिवीजन ऑफ वर्क। पहला वाला जो है दादूस यूसी रोजी इनिशिएटिव में पहला डी जो आता है, दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। तो ये डिवीजन ऑफ वर्क में हमने देखा है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल, टेक्निकल, मार्केटिंग एक्सेट्रा, इस हिसाब से काम डिवाइड होगा। काम डिवाइड करते वक्त वो स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज पे डिपेंडेंट रहेगा। जब हम ये डिवीजन करते हैं तो लोग रिपीटेडली काम करके उनकी एक्सपर्टीज बढ़ती है। स्पेशलाइजेशन, हमने एक सेंटेंस मैंने हमेशा बोला था, इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। इससे ओवरऑल इफिशिएंसी बढ़ेगी और ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होगा। फिर सेकेंड जो था ए, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमने देखा ऑथोरिटी इज बेसिकली डिसीजन लेने की पावर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी काम करने की ड्यूटी। तो अगर किसी के पास हम काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तो वो पूरी करने के लिए उसकी डिसीजन मेकिंग की पावर भी उसको देनी चाहिए। जब मैनेजर अपने किसी सबऑर्डिनेट को कोई काम देगा या कोई पावर देगा, डेलीगेशन करेगा, तो उसके साथ साथ उसके ऊपर उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। तो बेसिकली इस प्रिंसिपल में हेनरी फ्योल सजेस्ट करते हैं कि ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि अगर ये बैलेंस नहीं रहा, ऑथोरिटी ज्यादा है किसी के पास लेकिन उतनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो उस ऑथोरिटी को, उस पावर लेने की, डिसीजन लेने की पावर को मिसयूज कर सकता है। और अगर एक्सेसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन पावर नहीं है, तो उस पर्सन को फ्रस्ट्रेशन रहेगा इस चीज का, और इसीलिए ये ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस होना चाहिए। फिर एक और डी आता है, इसमें हमने देखा था डिसिप्लिन, जो हेनरी फ्योल के हिसाब से, जस्ट सेकंड, राइट, हेनरी फ्योल के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। डिसिप्लिन होना मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस को ओबे करना, फॉलो करना, रिस्पेक्ट करना, जो ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स में है। बट ये डिसिप्लिन इफेक्टिव हो, इसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपके पास अच्छे लीडर्स होने चाहिए। अगर इफेक्टिव लीडरशिप है तो ही डिसिप्लिन फॉलो होगा, अदरवाइज नहीं। फिर ये डिसिप्लिन सेटअप करने के लिए प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस बनाओ। ये रूल्स रेगुलेशन एम्प्लॉयज को पहले ही कम्युनिकेट कर दो कि हमारे यहाँ ये रूल्स है और ये पर्टिकुलर पनिशमेंट्स वगैरह भी है, अगर खराब परफॉर्मेंस की तो वो भी रखो। सिर्फ उसका यूज इफेक्टिवली करना। बट वापस एक बार अगर आप देखोगे तो उस पूरे एक्सप्लेनेशन में 2 बार उन्होंने बोला है कि अच्छे लीडर्स होना जरूरी है टॉप लेवल पे, तभी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन फॉलो होगी, तब तक नहीं। फिर आता है यू, यू इज फॉर यूनिटी ऑफ कमांड। सो एक सबऑर्डिनेट सिर्फ एक ही सुपीरियर से इंस्ट्रक्शंस लेगा, एक से ज्यादा सुपीरियर से इंस्ट्रक्शन लेने से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे, कंफ्यूजन बढ़ेगा, काम की इफिशिएंसी पे फर्क पड़ेगा। सो दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। वह एक पर्सन का एक ही बॉस होना चाहिए, और जब उसको हम अपॉइंट करेंगे तो बता देंगे कि ये आपका सीनियर है, इससे आपको इंस्ट्रक्शन लेने हैं। सो दादूस। फिर आगे आता है एस, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मतलब ये कि अगर कहीं पे भी ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल के इंटरेस्ट डिफर कर रहे हैं, तो देयर शुड बी मोर इंपॉर्टेंस शुड बी गिवन टू द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड लेस इंपॉर्टेंस शुड बी गिवन टू द इंडिविजुअल गोल्स। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल ग्रो करेगी तो इंडिविजुअल्स का ज्यादा फायदा होगा। सो दादूस। फिर आगे आता है वापस फिर से यू, इट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन प्लान, वन हेड, वन प्लान। कि एक पूरे डिपार्टमेंट को, ग्रुप ऑफ पीपल जो सिमिलर काम करते हैं, दे शुड वर्क एज पर सिंगल प्लान। दे शुड गेट देयर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। एक ही सुपीरियर है जो पूरे डिपार्टमेंट के लिए प्लान करेगा।
इससे ओवरऑल कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहता है, वेस्टेजेस कम होते हैं और एक सही डायरेक्शन में सबके एफर्ट्स चलते हैं, और इसीलिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। फिर आता है सी, सेंट्रलाइजेशन। नाउ सेंट्रलाइजेशन इज बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, राइट, कि किसी एक पर्सन के हाथ में पावर होना, दैट इज सेंट्रलाइजेशन। अगर ये पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। छोटे ऑर्गेनाइजेशंस में हमेशा सेंट्रलाइजेशन ऑब्जर्व किया जाता है और इफेक्टिव भी हो जाता है, बट जब बड़े स्केल पे होता है तो सिर्फ सेंट्रलाइजेशन रखना सही नहीं है, तो कॉम्बिनेशन लगेगा। ऐसा नहीं कि पूरा डिसेंट्रलाइज कर दो, दोनों चीजों का सही कॉम्बिनेशन यूज करना ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही है। जैसे अगर बड़े और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस है तो वहां सेंट्रलाइजेशन सही है, रूटीन रेगुलर वर्क है तो वहां डिसेंट्रलाइजेशन भी चलेगा। सो दादूस यूसी रोजी इनिशिएटिव। नाउ रोजी में आर है रेम्यूनरेशन, काफी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है ये, बिकॉज एम्प्लॉइज को फेयर रेम्यूनरेशन मिलेगा तो ही वो अच्छे से काम करेंगे, उनको आगे काम करने का मोटिवेशन मिलता रहेगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हो जाता है मैनेजर्स के लिए। ऑर्डर, अगला ओ, रोजी में जो ओ है दैट इज ऑर्डर। अब जब हम बात करते हैं ऑर्डर की, इट इज अबाउट द प्लेस फॉर एवरीथिंग। हमने एक सेंटेंस देखे थे, अगर आपको याद होगा, देयर इज प्लेस, देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग शुड बी एट इट्स प्लेस। सेम रूल एम्प्लॉय, ये फिजिकल रिसोर्सेज के लिए हो गया, वैसे ही ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए भी सेंटेंस है दैट देयर इज अ प्लेस, देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीवन एंड एवरीवन शुड बी एट देयर प्लेस। तो हर चीज की, हर आदमी की जगह है और वो उस जगह पे होना चाहिए। अगर डिसऑर्डर रहा तो फिर वेस्टेज काफी बढ़ जाता है। फिर आते हैं रोजी एस, एस जो है वो है आता आपका, पहला एस जो आएगा वो है स्केलर चेन। स्केलर चेन हमने देखा था, इट इज अबाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, दैट देयर इज अ वेल एस्टेब्लिश हायरार्की। अथॉरिटी का जो सीक्वेंसिंग है वो डिसाइड रहता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। तो जो भी कम्युनिकेशन होगा, एवरी कम्युनिकेशन, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, रिपोर्ट, सजेशंस, ये सारी चीजें जो है दे मस्ट बी, आई होप आपको याद है, एकदम इंपॉर्टेंट वर्ड थे उस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन के, दैट एवरी कम्युनिकेशन शुड पास थ्रू इन एवरी की इन द एस्टेब्लिश्ड चेन। तो वो चेन ऑफ अथॉरिटी में हर की के थ्रू वो मैसेज जाना चाहिए, इससे कम्युनिकेशन गैप नहीं होता, राइट, मिसकम्युनिकेशन नहीं होगा, कम्युनिकेशन गैप क्रिएट नहीं होगा, और इसीलिए स्केलर चेन का प्रिंसिपल फॉलो होता है। बट सिर्फ एक प्रॉब्लम हो जाता है कि इससे डिसीजन मेकिंग या मैसेज जो है उसका स्पीड काफी स्लो हो जाता है, और स्पेशली अगर दो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों से लोगों को आपस में कम्युनिकेट करने की जरूरत है तो ये और ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसका फिर एक एक्सेप्शन भी हमने देखा था, वो था गैंग प्लैंक, दैट टू सबऑर्डिनेट्स और टू एम्प्लॉइज वर्किंग इन अ डिफरेंट डिपार्टमेंट कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ ईच अदर, जिससे ये फिर टाइम गैप का प्रॉब्लम ना हो, कम्युनिकेशन स्लो ना हो। बट ये करते वक्त दे मस्ट इन्फॉर्म देयर सुपीरियर्स, उनके सुपीरियर्स की अथॉरिटी लेके, उनका परमिशन लेके फिर ये डायरेक्टली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये स्केलर चेन था। फिर अगला था स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली जॉब सिक्योरिटी वाइज। अगर परमानेंट जॉब है तो एम्प्लॉय ज्यादा सिक्योर्ड फील करता है, सबसे इंपॉर्टेंट ही फील्स द बिलोंगिंगनेस, वो ऑर्गेनाइजेशन को खुद का पार्ट मानता है, खुद को ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट मानेगा, और म्यूचुअली फिर वो काम करने की कोशिश करता है। अगर अनस्टेबल रहा, जॉब अनस्टेबल है, परमानेंट नहीं है, तो हमेशा तलवार लटकी रहेगी कि कभी भी निकाल सकते हैं, और ऐसा ना हो इसके लिए फिर ये स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर जरूरी है। देन उसके बाद ई, इक्विटी, ये भी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इक्विटी में हमने देखा है कि पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जब भी काम दिया जाता है, लोगों को हायर किया जाता है, रिक्रूट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, प्रमोशन देते हैं, सैलरीज पे करते हैं, देयर शुड नॉट बी अ डिस्क्रिमिनेशन, एम्प्लॉइज के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। इवन पेमेंट की इक्विटी के बारे में उन्होंने बोला है, पेमेंट शुड नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन द डिपार्टमेंट, रादर इट शुड डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ वर्क। इफ टू एम्प्लॉइज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, दो अलग अलग वर्क ऑन अ सेम लेवल, तो दो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग सेम लेवल पे अगर काम कर रहे हैं, सेम लेवल की इफिशिएंसी से कर रहे हैं, दे शुड गेट द इक्वल वेजेस। बिकॉज अगर ये इक्विटी मेंटेन नहीं रही, जिनको फेवर मिला है डिस्क्रिमिनेशन की वजह से वो तो खुश रहेंगे, बट जो जेन्युइन एम्प्लॉय जो अच्छा काम कर रहा था लेकिन आपने डिस्क्रिमिनेशन किया और उसका चांस किसी और को चला गया, या फिर उसका अच्छा काम करने का मोटिवेशन खत्म हो जाएगा अगर इक्विटी नहीं रही तो। फिर आता है स्पिरिट द कॉर्प्स। स्पिरिट द कॉर्प्स इट्स अबाउट टीम वर्क, कि आप मिलके काम करो, कोऑर्डिनेशन में काम करो तो बेटर रहेगा। एंड देन इनिशिएटिव, एम्प्लॉय के पार्ट पे हमेशा इनिशिएटिव प्रमोट करना चाहिए, वहां से काफी अच्छे सजेशंस आ सकते हैं। सिंपल सी बात है, एग्जीक्यूशन लेवल पे एम्प्लॉय जो काम करता है वो एक्चुअली एक्सपीरियंस करता है कि एग्जैक्टली काम कैसे चल रहा है और कैसे उसको बेटर करना है। तो ये जो पूरा पार्ट है याद रखना, हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और मेमोरी टेक्निक क्या है उसका, दादूस यूसी रोजी इनिशिएटिव, जिसमें डी डिवीजन ऑफ वर्क, ए ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर डी डिसिप्लिन, यू यूनिटी ऑफ कमांड, एस सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यू यूनिटी ऑफ डायरेक्शन,
दादूस यूसी, सी इज सेंट्रलाइजेशन, रो जी आर रेमुनरेशन, ओ ऑर्डर, एस स्केलर चेन, फिर से एस स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, फिर आता है ई, डबल ई आता है इक्विटी, एंड देन आता है स्पिरिट द कॉर्प्स, फिर इनिशिएटिव। और एक और चीज याद रखना, जब आप आंसर लिखोगे तो सिर्फ इतना नहीं लिखना पूरा, अगर आपने नोट्स में भी देखा होगा तो ऐसा नहीं कि डिवीजन ऑफ वर्क लिखा है, लिखा है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस हिसाब से आपका आंसर आना चाहिए। तो ये मॉडर्न मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की थ्योरी थी। फिर उसके बाद आगे हम और बढ़े, साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी भी देखी हमने। साइंटिफिक मैनेजमेंट जिनमें जहां एफडब्ल्यू टेलर ने कंट्रीब्यूशन किया था, उनकी भी बुक थी एफडब्ल्यू टेलर की प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, पब्लिश्ड इन 1911, और रादर हमने देखा था कि 2001 में उसको अवार्ड दिया गया एज अ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैनेजरियल बुक इन द 20th सेंचुरी। तो ये उसको रिवॉर्ड मिला। उनके इसी काम के लिए हम उनको बोलते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ऐसा हम उनको बोलते हैं। वो भी एक बेसिक मैकेनिकल इंजीनियर थे, या मैकेनिकल एज अ मैकेनिस्ट उन्होंने काम शुरू किया था, और कंपनी के ऑफिसर लेवल पे उन्होंने वो कंप्लीट किया। नाउ इनके भी प्रिंसिपल है एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स, अगर आपको याद होंगे। यहां ज्यादा पॉइंट नहीं थे, सिर्फ 6 और सिर्फ 6 पॉइंट्स हमने देखे थे। 2-3 दिन पहले डिस्कशन हुआ है, मेमोरी टेक्निक भी इसका देखा हुआ है, काफी सिंपल है, सीक्वेंस में भी मेमोरी टेक्निक है। क्या था मेमोरी टेक्निक, याद करो, यस, साइंस की हार्मनी मेंटल है, तो हम क्या करेंगे, साइंस की हार्मनी मेंटल है तो कोऑपरेट, डिवाइड एंड डेवलपमेंट करो। तो ये उसका बेसिक मेमोरी टेक्निक था, साइंस की हार्मनी मेंटल है तो कोऑपरेट, डिवाइड एंड डेवलप करो। तो उसमें साइंस, पहला जो पार्ट था, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, साइंटिफिक स्टडी के थ्रू आपको डिसीजंस लेने हैं, रूल ऑफ थंब नहीं अप्लाई करना है, ट्रायल एंड एरर में नहीं जाना है, रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं करना है। ये छोटी से छोटी भी चीजें हैं तो भी वहां साइंटिफिक प्रिंसिपल फॉलो करो, साइंटिफिक स्टडी से बेस्ट वे ढूंढ के निकालो जो किसी भी काम को करने के होंगे। तो साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। इवन छोटा सा एग्जांपल भी दिया था उन्होंने कि भाई कोई पर्टिकुलर गुड्स, जैसे आयरन शीट्स की उन्होंने बात की कि ट्रक में लोड करना, उसके लिए भी साइंटिफिक स्टडी हो सकता है। सो साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। सेकेंड, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, तो मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज को एक दूसरे के साथ हार्मनी में काम करना है, एक दूसरे के सपोर्ट के साथ काम करना है, झगड़ना नहीं है। मेंटल रिवॉल्यूशन, अगेन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज का एटीट्यूड चेंज करना टुवर्ड्स ईच अदर, बिकॉज मैनेजमेंट को लगता है कि वही सब कुछ है, एम्प्लॉय को लगता है वही सब कुछ है, तो ऐसा नहीं, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो इसीलिए मेंटल रिवॉल्यूशन करना, दोनों का एटीट्यूड एक दूसरे के लिए चेंज करना जरूरी है। फिर आगे कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, एक दूसरे को कोऑपरेट करना है, इंपॉर्टेंट समझना है, दोनों इक्वल पिलर है, इस चीज का ध्यान रखना है। डिवीजन, डिवाइड से आता है डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज के बीच में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड की जाएगी। मैनेजर्स, याद रखना, मैनेजर्स जो है टॉप और मिडिल लेवल पे वो प्लानिंग का काम करेंगे, एम्प्लॉइज एग्जीक्यूशन का काम करेंगे। जब वो एग्जीक्यूशन करते हैं तो वैसा ही करो जैसा सुपीरियर्स ने बोला है। मैनेजमेंट भी जब काम देगा तो काम देते वक्त उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दो, सपोर्ट करो, गाइड करो, ऐसा नहीं कि सिर्फ काम दे दिया। तो इस तरीके से काम करेंगे तो दोनों की डेवलपमेंट होगी, मैनेजमेंट का भी फायदा होगा, उनका भी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, और एम्प्लॉइज का भी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। देन डेवलप करो, सो डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, दोनों का डेवलपमेंट होना चाहिए फॉर बेटर इफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी, दोनों का फायदा हो इस हिसाब से काम करना है। टाइम टू टाइम एम्प्लॉइज को अपनी इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग डेवलपमेंट देना है, उनको प्रॉपर चांसेस देने हैं कि वो खुद को आगे ला सके, इससे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा और उनकी भी प्रॉस्पेरिटी होगी। सो ये जो पॉइंट है ये है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सिंपल सा मेमोरी टेक्निक है, साइंस की हार्मनी मेंटल है तो कोऑपरेट, डिवाइड एंड डेवलप करो। पहला, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। सेकेंड, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। थर्ड, मेंटल रिवॉल्यूशन। फोर्थ, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। फिफ्थ हमने देखा डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेवलप, तो वहां से डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय फॉर बेटर इफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स थे। बट इसमें एक और क्वेश्चन उन्होंने दिया था जो हमने पिछले सेशन में ही कंप्लीट किया, तो उसका थोड़ा डिटेल में देखेंगे। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स वैसे 6 ही थी, बट उसमें 2 पॉइंट्स ऐसे थे जिसमें काफी बड़ा एक्सप्लेनेशन था। जैसे टेक्निक्स का भी हमने मेमोरी टेक्निक देखा है, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का मेमोरी टेक्निक भी उसके हेडिंग से काफी अच्छे से मैच करता है। आई होप आपको याद होगा। वर्क स्टैंडर्ड रखना, याद है ना, वर्क हमेशा अच्छा रखना है हमको काम। सो वर्क स्टैंडर्ड रखोगे तो साइंटिफिक टीएस एंड एसटी फंडी रहेंगे, राइट। तो ये पर्टिकुलर पार्ट देखा था, तो सबसे पहला ये मेमोरी टेक्निक ध्यान रखना, वर्क स्टैंडर्ड करो तो साइंटिफिक टीएस एंड एसटी फंडी रहेंगे। तो उसमें वर्क, तो पहला पॉइंट होता है वर्क स्टडी। तो वर्क स्टडी मतलब हर काम का डिटेल स्टडी हमको रखना है, जिसमें फिर 4 और पॉसिबल है कि कौन सा काम कितने टाइम में होना चाहिए, उसके लिए टाइम स्टडी, बेस्ट मेथड सिलेक्ट करने के लिए मेथड स्टडी, मूवमेंट लोगों की देखने के लिए मोशन स्टडी, एंड फटीग जो उनका
परफॉर्मेंस का लेवल है, रादर वो बहुत ज्यादा मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस, उनको एक्सर्शन नहीं करना है, उनके स्ट्रेस का ध्यान रखना है। तो ये 4 पार्ट उस वर्क स्टडी के अंदर आते हैं, टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी एंड फटीग स्टडी। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट वर्क स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। टूल्स एंड इक्विपमेंट स्टैंडर्ड रखो, सब स्टैंडर्ड या खराब क्वालिटी के टूल्स नहीं रखने हैं। जितने ज्यादा बेटर इक्विपमेंट्स और टूल्स यूज करोगे उतना ज्यादा बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट आएगा। फिर साइंटिफिक टीएस, तो साइंटिफिक टास्क सेटिंग। तो जब हम एम्प्लॉयज को, सबऑर्डिनेट्स को काम देते हैं तो ऐसा नहीं कि रैंडमली दे देना है, पहले देख लो। फिर ये काम जो है देते वक्त देख लेना कि एक नॉर्मल एवरेज प्रॉपर एम्प्लॉय के लिए कितना रहेगा, तो उसको बहुत ज्यादा हाई या बहुत ज्यादा लो सेट नहीं करना है। बहुत ज्यादा हाई सेट करोगे तो एम्प्लॉय अचीव नहीं कर पाएंगे, बहुत लो सेट करोगे तो वो कभी इंप्रूव करेंगे नहीं, तो प्रॉपर स्टैंडर्ड सेट करना। फिर उसके बाद अगला वापस एसटी, तो टीएस के अपोजिट एसटी, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। जब एम्प्लॉयज को हम हायर करते हैं तो साइंटिफिक मेथड से उनको सिलेक्ट करो, उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग दो। फन डी जो है, फन इज फंक्शनल डिपार्टमेंट या फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ये काफी बड़ा पॉइंट था, इसमें उन्होंने बोला कि 8 अलग अलग फोरमन होने चाहिए जो 2 लेवल्स पे डिवाइडेड है। तो 8 लोग हैं जो एक काम को सुपरवाइज करेंगे, 4 प्लानिंग लेवल पे और 4 इंप्लीमेंटेशन लेवल पे। अगर आपको याद होगा, इसको भी हमने अच्छे से लर्न करने के लिए थोड़ा अजीब लेकिन देखा था तरीका। जो प्लानिंग लेवल पे 4 लोग होते हैं, तो अगर आपको उसको याद होगा कि रूट, रास्ते पे जा रहे हैं, रूट, रास्ता पूछा किसी से तो उसने इंस्ट्रक्शन दिया, उससे आपको टाइम और कॉस्ट का पता चलता है और बाद में फिर आप डिसिप्लिन से गाड़ी चलाओगे। तो ये 4 चीजें हमने देखी थी। तो उसमें आता है रूट क्लर्क, फिर आता है इंस्ट्रक्शन क्लर्क, फिर आता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और आखिरी आता है डिसिप्लिन क्लर्क। फिर इंप्लीमेंटेशन लेवल पे हमने देखा था कि जो ध्यान रखेंगे, तो हमने देखा है कि गैंग, अगर आपको याद है, गैंग स्पीड में जाएगी तो रिपेयर करना पड़ेगा, और कौन रिपेयर करेगा उनको? इंस्पेक्टर। तो उसमें था फिर गैंग बॉस जो ओवरऑल काम को देखेगा, स्पीड बॉस जो टाइम में काम कंप्लीट करवा के लेगा, फिर उसके बाद आता है रिपेयर बॉस जो मशीन्स का मेंटेनेंस और रिपेयर का ध्यान रखेगा, एंड इंस्पेक्टर, फाइनल इंस्पेक्टर जो इंस्पेक्ट करेगा कि दिए हुए स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम हुआ या नहीं। तो गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर, ये 4 लोग इंप्लीमेंटेशन लेवल पे काम करते हैं। फिर आखिरी पॉइंट जो हमने वहां पे देखा था वो था डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान। तो टेलर के हिसाब से एक स्टैंडर्ड आउटपुट डिसाइड करो कि एक दिन में कितना करना चाहिए। जो भी स्टैंडर्ड आउटपुट डिसाइड होता है पर डे का, जो एम्प्लॉय उससे अच्छा करेगा उसको बेटर रेमुनरेशन देना, जो कम करेगा उसको कम रेमुनरेशन देना। इस तरीके से हम एम्प्लॉयज की इफिशियंसी बढ़ा सकते हैं। तो ये आखिरी क्वेश्चन था जो हमने कल के सेशन में कंप्लीट किया था, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसका मेमोरी टेक्निक है वर्क स्टैंडर्ड रखो। अच्छा स्टैंडर्ड काम करोगे तो साइंटिफिक एसटी और टीएस, कोई भी पहले ले लो, कोई इशू नहीं, साइंटिफिक टीएस एंड एसटी फन डी रहेंगे, फंडू रहेंगे, फंडी रहेंगे, जो भी आपको याद रखना है। 2-4 बार कोशिश करेंगे तो लर्न हो जाएगा। सो पहला फिर आता है वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में 4 और आते हैं, टाइम, मेथड, मोशन एंड फटीग स्टडी। फिर उसके बाद आता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, फिर साइंटिफिक टास्क सेटिंग, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, फिर ऑर्गेनाइजेशनल, हमने देखा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें प्लानिंग लेवल एंड इंप्लीमेंटेशन लेवल। प्लानिंग लेवल पे 4 लोग होते हैं, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिन क्लर्क। अगला होता है इंप्लीमेंटेशन, उसमें भी 4 लोग हैं, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। और आखिरी जो है डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान। तो यूनिट्स कौन कितना बनाता है उसके हिसाब से वेजेस देखने। तो ये जो पूरा पार्ट है ये था आपका पहला चैप्टर। पिछले 9 सेशन, आज का मोस्टली शायद ये 10वां सेशन है। इन 10 सेशंस में हमने इनको पूरा देखा, बार बार इनको मेमोरी टेक्निक्स के साथ लर्न करने की कोशिश की, बिकॉज याद रखना इवेंचुअली आप ये रियलाइज करोगे ओवर द पीरियड टाइम, मैनेजमेंट के चैप्टर्स इवन आगे आपको ग्रेजुएशन वगैरह में भी आएंगे, तो मैनेजमेंट रिलेटेड चैप्टर्स पढ़ना और समझना बहुत मुश्किल नहीं होता है, बट जब लिखने जाते हैं तो याद नहीं आते। याद करने के लिए इनको एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगेगा ही। तो ऐसे चैप्टर्स में हम मेमोरी टेक्निक का यूज करेंगे। इस चैप्टर के हर क्वेश्चन में हमने सही मेमोरी टेक्निक का यूज किया है, जो आप मेरे साथ रिवाइज करते रहोगे। बीच में भी ये आता रहेगा, ऐसा नहीं करना है हमको कि बस आगे चल रहे पीछे का छोड़ दिया, वो छोड़ूंगा नहीं। आप आगे जब लेक्चर्स जाएंगे हमारे 4th 5th चैप्टर पे, आप समझ जाओगे कि कैसे हम पूरे सिलेबस का ट्रैक रखे जाएंगे। तो अभी के लिए ये पर्टिकुलर में हमने ये रिवीजन कंप्लीट किया। अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत बड़ा नहीं है, सिंपल सा एक्सरसाइज है। आई होप ट्राई किया होगा, अभी भी नहीं किया है तो पहले ट्राई करो, फिर लेक्चर कंटिन्यू करना। सी एक्सरसाइज क्वेश्चन 1, फॉलो द गिवन इंस्ट्रक्शन, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस। अब ये रीराइट द सेंटेंस की बात करें तो देखते हैं कि क्या आएगा वहां पे। ऑप्शन ए में फर्स्ट, डैश डैश वाज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये हम जानते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर हम बोलते हैं एफ डब्ल्यू टेलर को।
हेनरी फेयोल फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट है। सेकेंड, प्रिंसिपल ऑफ डैश डैश इज बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। सी, इसीलिए मैं बोलता था कि प्रिंसिपल्स के अंदर के जो कीवर्ड है वो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ हेडिंग याद रखने से नहीं होगा। तो हर चीज की जगह है और हर चीज अपनी जगह पे होनी चाहिए, ऐसा कहा लिखा था, ऑर्डर प्रिंसिपल में ये लिखा गया था। थर्ड, मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम डैश डैश, मेनी सुपीरियर, वन सुपीरियर, ऑल सुपीरियर्स। ऑब्वियसली सिंगल सुपीरियर से उन्होंने ये इंस्ट्रक्शंस रिसीव करने हैं। फोर्थ, स्केलर चेन मीन्स द हायरार्की ऑफ डैश डैश from the top level to lower level for the purpose of communication, discipline, unity, authority. So ये authority का chain होता है, hierarchy of authority की कौन किसको instruction देगा, top to bottom and bottom to top. I hope याद होगा, top to bottom मतलब orders, instruction top से लेके lower तक आएंगे, reporting, suggestions, queries जो आएंगे वो bottom से top. Next, Taylor recommended total dash dash foreman to control the various aspect of production 8, 3 and 2. तो उसने 8 फोरमन 8 सुपरवाइजर सजेस्ट किए हुए। प्लीज याद रखना, इसका 2 मत लिख देना। बहुत सारे स्टूडेंट यहां गलती करते हैं कि 2 सुपरवाइजर, नहीं, सुपरवाइजर 8 है, 2 लेवल्स है अलग अलग। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखे कि 2 लेवल है, प्लानिंग लेवल, इंप्लीमेंटेशन लेवल, ये 2 लेवल्स है, दोनों में 4-4 सुपरवाइजर, तो टोटल 8 सुपरवाइजर्स वहां पे होंगे। आई होप याद होंगे, अभी देखा था प्लानिंग लेवल पे 4 होते हैं, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिन क्लर्क। और जो इंप्लीमेंटेशन लेवल होती है वहां पे भी 4 लोग होते हैं। कौन कौन से 4 लोग थे? गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। मैच द पेयर्स देखेंगे। पहले मैं ग्रुप बी, यूजुअली मेरा ये तरीका रहता है कि मैं पहले ग्रुप बी हम पूरा पढ़ लेते हैं क्या दिया है, तो एक फिर ग्रुप ए के हिसाब से मैच करना डिफिकल्ट नहीं रहेगा। तो ग्रुप बी में पहला दिया है 8 फोरमन, सेकेंड FW टेलर, थर्ड प्रॉपर डिवीजन ऑफ ऑल एक्टिविटीज, फोर्थ जनरल गाइडलाइंस, फिफ्थ अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, सिक्स्थ वन हेड वन प्लान, सेवंथ लो वेज रेट, 8 harmony between the employees and management, 9 German engineer and last modern management. So let's see, देखते हैं पहला हेनरी फेयोल। नाउ हेनरी फेयोल में अगर हम ये पूरा देखते हैं तो यहाँ के लिए बहुत सुटेबल उसका एक ऑप्शन है मॉडर्न मैनेजमेंट, हम उनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोलते हैं। तो ये जो ऑप्शन 10 है, मैं इसको फिलहाल मार्क कर लेता हूँ क्योंकि हो गया है, और यहाँ मैं आगे लिख देता हूँ ऑप्शन 10। जब एग्जाम में है तो ऐसा नहीं लिखना है, एग्जाम में आपको सीधा ए हेनरी फेयोल डैश करके फिर लिखना है मॉडर्न मैनेजमेंट, इतना ही करना है। बी प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन वन हेड वन प्लान जो हम देखते हैं उसके लिए है, तो वो भी आपको ऑप्शन 6 में दिया है, 6th ऑप्शन। सी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नेचर का एक पॉइंट आपको यहां दिया है, जनरल गाइडलाइन। डी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ये FW टेलर ने दिया हुआ है, तो ऑप्शन 2 आएगा यहाँ पे। एंड लास्ट फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में हमने अभी भी ये देखा कि 2 लेवल होती है, प्लानिंग इंप्लीमेंटेशन, हर लेवल पे 4 लोग, तो 8 फोरमन या 8 सुपरवाइजर्स वहां पे रहेंगे, सो ऑप्शन 1। फिर आगे बढ़ते हैं। गिव वन वर्ड और फ्रेज और टर्म फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय एज वेल एज द मशीन व्हाइल कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर टास्क। मूवमेंट का जो स्टडी होता है वो कहां पे आता है, तो आई होप याद होगा आपको अच्छे से, सिंपल पॉइंट था, मोशन स्टडी में ये कवर होता है। सेकेंड, the techniques of observing and recording the time required by an employee to complete a given task। एक दिया हुआ काम एक कितने टाइम में कंप्लीट होता है उससे रिलेटेड जो आता है वो है टाइम स्टडी। ये टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट के ये क्वेश्चन है जिसमें भी ये वर्क स्टडी के पार्ट है। थर्ड, स्टडी कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज, हर अलग अलग एक्टिविटी का क्रिटिकल स्पेशल असेसमेंट, तो ये ओवरऑल वर्क स्टडी का पार्ट होता है जिसके अंदर 4 पार्ट थे, तो अगर आप पढ़ोगे तो वहां आपको ये सेंटेंस डेफिनेटली मिलेगा। फोर्थ, द प्रिंसिपल विच डील विथ टू डू वर्क विथ अ इनोवेटिव वे, इनोवेटिव वे से करना, उस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, तो आई होप आपको याद होगा प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव में हम ये इनोवेशन प्रमोट करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। पूरा लिखना, सिर्फ इनिशिएटिव नहीं लिखना, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। फिफ्थ, द प्रिंसिपल विच इज बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, हमने ये ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स में भी देखा, ऑर्डर का प्रिंसिपल है ये, सो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। डी स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, ट्रू, डेफिनेटली हमने ये देखा हुआ है। सेकेंड, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट सिचुएशंस, यस, इसीलिए हम बोलते हैं कि वो रिलेटिव है, सिचुएशन के हिसाब से एडेप्टेशन मैनेजर्स को करने पड़ते हैं, तो वो भी ट्रू है। थर्ड, ओनली सम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इंपॉर्टेंट, नहीं,
सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये फॉल्स हो गया। फोर्थ, हेनरी फेयोल हैज गिवन डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, फॉल्स। याद रखना, हेनरी फेयोल ने टेक्निक्स नहीं दिए, उन्होंने सिर्फ प्रिंसिपल दिए 14। एफ.डब्ल्यू. टेलर है जिन्होंने प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स दोनों दिए हैं, तो हेनरी फेयोल जो है उन्होंने टेक्निक्स नहीं दिए हैं, सो फॉल्स। फिफ्थ, एफ.डब्ल्यू. टेलर हैज प्रपोज 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, अगेन फॉल्स, उन्होंने सिर्फ 6 प्रिंसिपल्स दिए हैं। सिक्स्थ, ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर ओनली फ्रॉम वन सुपीरियर, ट्रू। ये हमने कहा देखा था, आई होप याद होगा कौन से प्रिंसिपल में देखा है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड में ये देखा है। ई, फाइंड द ऑड वन, काफी सिंपल है। फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोशन स्टडी, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एंड प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। तो इसमें क्लियर समझ में आ रहा है कि 3 प्रिंसिपल है और एक टेक्निक है, तो जो टेक्निक है वो ऑड है, मोशन स्टडी। सेकेंड, फटीग स्टडी, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, वर्क स्टडी, मोशन स्टडी। अगेन क्लियर है कि 3 चीजें, फटीग स्टडी, वर्क स्टडी, ये टेक्निक्स का पार्ट है, मोशन स्टडी प्रिंसिपल्स और यूनिटी ऑफ कमांड ये प्रिंसिपल का पार्ट है। नाउ आंसर इन वन सेंटेंस एक्सेट्रा। अब एक चीज याद रखना, जो टेक्स्ट बुक के नीचे जो एक्सरसाइज दिए हैं हम लेक्चर्स में उतने ही कवर करते हैं, बट इसका मतलब नहीं कि इतने ही पॉसिबल क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं, और इसके लिए आपको नोट्स का जो पार्ट इशू होगा उसके अलावा एक बुक इशू की जाएगी, क्वेश्चन बैंक, जिसमें बहुत सारे ये ऑब्जेक्टिव के भी, ये फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द पेयर्स, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रहेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस हो, पहली चीज। दूसरा फैक्टर ये रहेगा कि ये जो वन सेंटेंस के आंसर्स है या आगे डिस्क्रिप्टिव में एक पर्टिकुलर पार्ट आता है, जस्टिफाई फॉलोइंग एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आपको वहां डिटेल में एक्सप्लेन की जाएंगी। तो अभी हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करेंगे, डिस्क्रिप्टिव के भी हेडिंग के ऊपर जाएंगे, बाकी इनके अलावा और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आपको क्वेश्चन बैंक में मिलेंगे। जब क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा तो आप देखोगे वो भी उतना ही बड़ा है, सो दैट आप मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सको। लेट्स सी, पढ़ते हैं आंसर इन वन सेंटेंस। फर्स्ट, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड? यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल क्या है, मतलब मैं अभी जनरल डिस्कस कर लूंगा, तो यूनिटी ऑफ कमांड इज बेसिकली दैट every subordinate must receive their orders or instruction from one superior only, that is unity of command. Second, what is standardization of tools and equipment? So tools and equipments to be used in organization must be standardized, low quality या substandard quality के materials tools use नहीं करने हैं. Then what is differential wage rate? That wage rate should depend upon the number of unit produced by the employee, जो टेलर ने अपने टेक्निक्स में दिया है. Fourth, what is subordination of individual interest into organizational interest? तो इसमें याद रखना ये फोर्थ हम देख रहे हैं अभी, that individual interest should give less importance should be given to individual interest than the organizational interest. Priority organizational interest को मिलनी चाहिए. What is the meaning of principle? Principles are the general guideline जो हमें एक certain direction में guide करते हैं. Now अगला है correct the underline word and rewrite the sentence. याद रखना, जब एग्जाम में लिखोगे तो सिर्फ आंसर नहीं लिखना है, मतलब सिर्फ मेन वर्ड नहीं, पूरा सेंटेंस आपको पूरा लिखना रहता है, ध्यान रखना. पढ़ेंगे, सिक्योरिटी इन जॉब ऑलवेज अफेक्ट एडवर्सली ऑन इफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय. तो सिक्योरिटी एडवर्सली अफेक्ट नहीं करती है, इनसिक्योरिटी एडवर्सली अफेक्ट करती है. तो करेक्ट वर्ड जो है वो है इनसिक्योरिटी. सेकेंड, स्पिरिट द कॉप मींस डिवीजन इज स्ट्रेंथ. तो डिवीजन स्ट्रेंथ नहीं होता है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ. थर्ड, ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सबऑर्डिनेट. सबऑर्डिनेट से नहीं लेने हैं ऑर्डर, सुपीरियर से लिए जाते हैं, सो वन सुपीरियर. Fourth, decentralization means concentration of power and authorities at a specific position. तो वो decentralization नहीं है, centralization मतलब concentration of power होता है, तो centralization. Just a second. तो फोर्थ हम देख रहे करेक्ट द अंडरलाइन वाला, तो वो रहेगा centralization. Fifth, management techniques are applied differently under different conditions. So management techniques नहीं, management principles. Techniques अलग अलग अप्लाई नहीं होते, principles अलग अलग अप्लाई होते हैं. फिर क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स और कंसेप्ट, ये भी आपके डिस्क्रिप्टिव पार्ट में कवर रहेगा. क्वेश्चन 3, स्टडी द फॉलोइंग केस और सिचुएशंस एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन. ये भी आपके क्वेश्चन बैंक्स में रहेगा, बट मैं इनको डिस्कस करूंगा, इजीली हो जाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता है. मिस्टर हर्षद, एन एंटरप्रेनर and engaged in production of eco-friendly utensils. तो बर्तन बनाने का काम है. Both male and female workers are working in his factory. All male employees are directly working on machines, whereas female employees are working in packaging department. Mr. Sharath is working as a finance manager, while Mrs. Naina is working as HR manager, who is responsible for recruiting employee in the factory. So simple सी बात है, अलग अलग मैनेजर वगैरह उसने अपॉइंट किए हैं.
तो ऑन दिस बेसिस, ये क्वेश्चन के बेसिस पे वो बोल रहा है आइडेंटिफाई एनी वन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन अबव केस। वैसे तो बहुत सारे हैं, बट सबसे बेसिक प्रिंसिपल हम देख सकते हैं यहाँ पे, वो है डिवीजन ऑफ वर्क। कि या उन्होंने फाइनेंस का काम किसी और पर्सन को दिया है, एचआर का काम किसी और को दिया है, सो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, ये डेफिनेटली यहां है, और भी लिखे जा सकते हैं। सेकेंड, व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ मिसेस नैना इन द ऑर्गेनाइजेशन? तो वो नैना का जो ऑर्गेनाइजेशन में स्टेटस है वो है एचआर मैनेजर या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर करके वो काम करते हैं। एंड लास्ट, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? तो जो ऑर्गेनाइजेशन का एंटरप्रेनर है वही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, सो मिस्टर हर्षद। याद रखना, मैं यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में मेन आंसर्स ही लिख रहा हूँ, एग्जाम में पूरे लिखने पड़ते हैं, और वो कैसे लिखे जाते हैं उसके लिए क्वेश्चन बैंक में कवर्ड रहेंगे। Second, in Fine Diamond Limited, 200 employees are working in 3 shifts. In first shift, 60 employees, second 60 employees, and in third shift, 80 employees are working without sufficient break except lunch break and shift change break. No employee is able to complete the task, complete the work in designated time due to inappropriate time management, which results into delay for next shift employees. तो time management भी complete नहीं होता है, break भी नहीं रहते हैं, तो देखेंगे क्वेश्चंस पे से हो जाएगा। फर्स्ट, आइडेंटिफाई विच साइंटिफिक प्रिंसिपल नीड्स टू बी फॉलोड बाय कंपनी। बहुत सारे प्रिंसिपल्स उनको फॉलो करने चाहिए, जैसे स्पेसिफिकली पहला साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ये उन्होंने डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए, बिकॉज वो जनरल तरीके से चल रहे, वो देख नहीं रहे, स्टडी नहीं कर रहे साइंटिफिकली कि काम हो रहा है नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो वो उसको देख नहीं रहे हैं। जैसे अगर वो टेक्निक्स में अलग अलग फटीक स्टडी, वर्क स्टडी, टाइम स्टडी अप्लाई करेंगे तो बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं, बट वो साइंटिफिकली काम नहीं कर रहे। सेकेंड, suggest 2 scientific techniques which can be used for smooth flow of work in Fine Diamonds Limited. So definitely एक work study तो definitely वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद साइंटिफिक टास्क सेटिंग, हमने देखा था कि साइंटिफिक टास्क सेटिंग होना चाहिए, उस हिसाब से लोगों से काम करवाना ज्यादा बेटर रहता है, साइंटिफिकली टास्क सिलेक्ट करना। Why the work is not completed? अब कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज एक तो ब्रेक नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सेसिवली उनसे काम करवा रहे हैं, प्लस टाइम मैनेजमेंट सही नहीं, क्योंकि शिफ्ट ब्रेक में भी टाइम लॉस्ट होता है, अगली शिफ्ट पहले शिफ्ट के लोग जाते हैं तब दूसरे जब आते हैं तो एक दूसरे के मतलब टाइम में, एक दूसरे के टाइम में ओवरलैप हो रहा है, तो ये टाइम स्टडी वगैरह भी वहां नहीं हो रहा है, इसलिए ये काम नहीं चल रहा है। फिर आगे दिए आपको आंसर इन ब्रीफ। अब ये आंसर इन ब्रीफ में बेसिकली, अब जैसे ये क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, अब यहाँ क्लियरली लिखा है एनी 5, तो हम 5 या 6 ही लिखेंगे, 6 एक एक्स्ट्रा की कोई गलत हो गया तो, बाकी के 8 या पूरे लिखने की जरूरत नहीं, वैसे 14 है बट सारे लिखने की जरूरत नहीं है। सो एक्सप्लेन एनी 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हेनरी फेयोल। अगर ये स्पेसिफिक नहीं लिखा होता तो भी इस क्वेश्चन में 7 से 8 ही पॉइंट लिखने हैं, ज्यादा नहीं। तो वैसे तो 14 है हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल, आई होप याद होंगे, फटाफट गो थ्रू कर सकते हैं। मेमोरी टेक्निक था उसका दादूस यूसी रोजी इनिशिएटिव, बहुत क्विकली जाएंगे, आप भी मेरे साथ वो स्पीड गेन करो। पहला डिवीजन ऑफ वर्क, ए ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर से डी डिसिप्लिन, यू यूनिटी ऑफ कमांड, एस सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, फिर यू आता है फिर से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सी सेंट्रलाइजेशन, आर रेम्यूनरेशन, ओ ऑर्डर, एस स्केलर चेन, फिर से एस स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, ई इक्विटी, फिर से ई स्पिरिट द कॉर्प्स एंड इनिशिएटिव। ये 14 है, इनमें से कोई भी 5-6 पॉइंट आप यहाँ लिख सकते हो। सेकेंड, डिस्क्राइब एनी 4 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स पूछिए, तो उसमें 6 देखी थी हमने। अगर मेमोरी टेक्निक आपको याद होगा, वर्क स्टैंडर्ड होगा तो साइंटिफिक टीएस एंड एसटी फंडी रहेगा, सो वर्क स्टडी, स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, फिर उसके बाद आगे बढ़े थे हम साइंटिफिक टीएस टास्क सेटिंग, फिर साइंटिफिक एसटी सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, फिर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, एंड आखिरी वाला पार्ट जो आपका आता है वो है डिफरेंशियल पीस रेट प्लान, नाउ पीस रेट वेज प्लान। तो अब यहाँ पे डिस्क्राइब एनी 4 बोला है, तो पहला और चौथा छोड़ देना, जो छोटे हैं वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ जस्टिफाई द फॉलोइंग सेंटेंस, क्वेश्चन 5। अब ये वाला जो क्वेश्चन होता है इसमें सारे सेंटेंस सही होते हैं, बट वो सही क्यों है वो हमें एक्सप्लेन करना है। ये भी आपके क्वेश्चन बैंक में एडिशनल डिस्कशंस के साथ कवर होंगे, बहुत सिंपल रहता है, बहुत कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। नेक्स्ट, अटेम्प्ट द फॉलोइंग, ये थोड़ा बड़ा लिखना पड़ता है, ये 5 मार्क के लिए, आंसर इन ब्रीफ 4 मार्क के लिए आता है, ये 5 मार्क के लिए आते हैं। एक्सप्लेन इन डिटेल एनी 5 हेनरी फेयोल्स प्रिंसिपल, फिर से वही 14 अभी देखे हमने। सेकेंड, डिस्क्राइब द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, अब यहाँ एनी 4 नहीं लिखा तो सारे टेक्निक्स लिखने पड़ेंगे। थर्ड, एलेबरेट प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, अब साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल 6 देखे थे जो एफडब्ल्यू टेलर ने दिए हैं, उसका मेमोरी टेक्निक था साइंस की हार्मनी मेंटल है, तो क्या करना है,
यस, साइंस की हार्मनी मेंटल है, तो कोऑपरेट, डिवाइड एंड डेवलप करो। तो साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मेंटल रिवॉल्यूशन, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डिवाइड डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड डेवलप डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, दोनों की डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय फॉर बेटर इफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। देन अगला, एक्सप्लेन नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर, पहला क्वेश्चन जो देखा था मेमोरी टेक्निक, एफ बी इंस्टा जी पे ह्यूमन बिहेवियर का कॉज यूनिवर्सल होता है, तो एफ फ्लेक्सिबिलिटी, बी बिहेवियरल नेचर, एफ बी इंस्टा इंटेंजिबल, जी जनरल गाइडलाइन पे, पी प्रिंसिपल्स आर डेवलप बाय एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिस या प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, ई इवोल्यूशनरी, ई इक्वल इंपॉर्टेंस, ह्यूमन बिहेवियर इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर, कॉज एंड इफेक्ट, एंड यूनिवर्सल इन नेचर। देन अगेन एक्सप्लेन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल इन डिटेल, 10 मार्क के 8 मार्क का क्वेश्चन है और यहाँ 14 के 14 प्रिंसिपल्स पूछे हैं, तो वो हमने एक और बार मेमोरी टेक्निक में देखे हुए हैं। तो ये सारी चीजों में आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। इस सेशन के साथ हम फर्स्ट चैप्टर कंक्लूड करेंगे। अभी के लिए इतना ही, बाकी बाद में। थैंक यू।